20% से ज्यादा नहीं होगी जीएसटी की दरें। सोने चांदी पर सिर्फ 1% ही लग सकता है जीएसटी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। सब लोग मिलके इस साल 12 पोजीशन जंप किया है। अगले साल हम 100 के अंदर लाएंगे और 3-4 साल के अंदर इसको 50 के अंदर लाएंगे। बिजनेस शुरू करने की रेटिंग सुधरने से गदगद सरकार। डीआईपीपी सचिव ने कहा टॉप 50 में आने का है लक्ष्य। दिल्ली आईआईटी में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग की क्लास। अब भारत को बताया बड़ा बाजार। नेट न्यूट्रलिटी पर बोले फ्री में नहीं दे सकते पूरा इंटरनेट। लगातार तीसरे दिन लुढ़का बाजार। सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा टूटा। एनपीए बढ़ने की चिंता से एक्सिस 7% टूटा। पूरा सब्सक्राइब हुआ इंडिगो का आईपीओ, लेकिन रिटेल हिस्सा 13% ही भरा। तीसरे चरण में बिहार में 53% मतदान। पटना में दिग्गजों ने डाले वोट। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने किया जीत का दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर कुछ और बड़ी सुर्खियों पर। सरकारी होटल्स को बेचने पर वित्त मंत्रालय की राय से सहमत नहीं है पर्यटन मंत्रालय। कहा होटल्स को बेचने के बजाय लंबी लीज पर देना सही रास्ता। इंडस्ट्री को भाया पंजाब। पंजाब सरकार के साथ 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हुए करार। मुकेश अंबानी ने किया 4000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान। दिवाकर बैनर्जी, आनंद पटवर्धन समेत 10 फिल्मकारों ने लौटाए नेशनल अवार्ड। एफटीआई विवाद और हाल की घटनाओं पर जताया विरोध। ओबरॉय रियल्टी ने लंबे समय बाद मुंबई में लॉन्च किया लग्जरी प्रोजेक्ट स्काई सिटी। 25 एकड़ के प्रोजेक्ट में बनेंगे 60 मंजिल से 10 टावर। 30 से शुरू होगी बुकिंग। वीडियोकॉन माइक्रोसॉफ्ट आए साथ लॉन्च किया विंडोज 10 एलईडी टीवी। और सबसे पहले बात करते हैं सीएनबीसी आवाज की सुपर एक्सक्लूसिव खबर की। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की दर 20% से ज्यादा नहीं होगी। जीएसटी का सबसे पहला ब्रेकअप लेकर हाजिर हो रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष देसाई। मनीष, जीएसटी दरों को लेकर काफी बड़ी खबर दे रहे हैं आप। क्या ब्रेकअप सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जो जीएसटी की दरें है उसका रेट करीब 18 से 20% रहने का, जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं, उससे ऊपर नहीं जाएगी। जो इसको 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। जैसे जो कमोडिटीज है, सोने चांदी जैसी चीजें जिन पर अभी 1% एक्साइज लगती है, उसके ऊपर जीएसटी भी 1% ही रहेगी। जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो लगती ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जीएसटी भी एक्साइज जितनी 1% ही रहेगी। बाकी जितनी कमोडिटीज है उन सभी चीजों पर 18 से 20% तक की जीएसटी लागू हो सकती है। उसके ऊपर के रेट नहीं होंगे। अभी जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं और जो जानकार है उनका कहना है कि अभी कुल मिला के 14% के आसपास एक्साइज होती है। फिर वैट, सर्विस टैक्स, ये सब मिला के 30 से 35% के बीच का टैक्स बनता है। तो इनका एवरेज निकाला जाए तो 20%, 18 से 20% के ऊपर नहीं होगा। सरकार भी यही चाहती है कि एक ऐसा आंकड़ा निकल के आए जो सभी को मान्य हो। और सरकार ने ये आंकड़ा जो है वो कुछ व्यापारिक संगठनों के साथ मीटिंग करके ये आंकड़ा तय किया है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इसके अलावा फार्मा, कपड़े जैसी जो चीजें हैं जो अभी एग्जेम्प्टेड है, ऐसी प्रोडक्ट में तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन जो फार्मा की कुछ दवाइयां है या कपड़े हैं जिन पर अभी एक्साइज लगती है, ऐसी चीजों पर भी एक्साइज के रेट 18% के आसपास रह सकते हैं। तो ये जो 2016 में सरकार जब जीएसटी लागू करने जाएगी तो ऐसे आंकड़े आने की पूरी संभावना है, जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए मनीष। वहीं अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विन पारेख, एडवाइजरी के अश्विन पारेख। स्वागत है आपका आवाज एट 9 में अश्विन जी। पहले यहाँ चर्चा चल रही थी कि जीएसटी की दर 27% तक तय हो सकती है, लेकिन जैसे कि आपने सुना सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक ये दरें 20% तक तय हो सकती हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इसमें जो सारा रिफॉर्म जो है इसके अंदर अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है इसके अंदर वो तो एंड कंज्यूमर है। एंड कंज्यूमर आज
मतलब एक तरह से ऐसे सिस्टम में से पास होता है जहां ऑक्ट्रॉय से लेके स्टेट सेल्स टैक्स से लेके सेंट्रल सेल्स टैक्स से लेके काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस को मतलब देखने के बाद में उसको कंजम्पशन का जो आइटम है वो मिलता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री को एक अलग अलग से प्रोसेस करना होता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स, फॉर्म्स, अप्रूवल्स बहुत सारे होते हैं, रजिस्ट्रेशंस होते हैं। उसके हिसाब से जो जीएसटी का एक अंदाज बना था कि जिसके ऊपर कॉम्पोजिट जो रेट है, जो एक 27% के हद तक जिसको ले जाने की जो बात चल रही थी, अब देखिए किसी के पास भी कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि मैथमेटिक्स के हिसाब से 27% का जो एक रेट जो हमने पहले सोच में करा था वो बर्डनसम होगा या वो थोड़ा सा मतलब बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आज इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है और इतने सारे रिफॉर्म स्टेट के डिस्ट्रीब्यूशन के और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में आए हुए हैं कि मेरे ख्याल से कहीं जाके इसकी शुरू करने की बात को शुरू करने की जरूरत है। अगर हम महसूस करते हैं कि 20% के स्तर पे हम अगर पूरा रिफॉर्म शुरू करते हैं 27 की जगह पे, और फिर हम देखते हैं कि हमारा टैक्स कलेक्शन जो है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के ऊपर, वो कलेक्शन अगर हमारा रेगुलर मतलब जो अंदाज हमारे जो बजट के एस्टीमेट के हिसाब से बनता है, जो पब्लिक स्पेंडिंग के तहत में हम लोगों ने गिना हुआ होता है, अगर उसके हिसाब से बैठता है तो उसको उसी ढांचे में मतलब 20% के करीब में हम लोग फिर आगे चल के रख सकते हैं। बिल्कुल। अश्विन जी, कंज्यूमर के लिहाज से 20% की दर आपको कैसे लग रही है? हमें कितना फायदा होगा? हाँ, देखिए कंज्यूमर का जहां तक सवाल है, अलग अलग गुड्स के ऊपर जैसे वो जो पर्टिकुलर कंजम्पशन की जो आइटम है वो उसी स्टेट में बनती है या किसी और स्टेट में बनती है, स्टेट क्रॉस करने के बाद में ऑक्ट्रॉय वगैरह अर्बन एरिया में आता है तो ऑक्ट्रॉय का एक लेवल होता है। ये सारी चीजें जो है उसको जोड़ के फिर बाद में हम लोग एक एमआरपी तय करते हैं, उसके बाद में हम कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस कंज्यूमर को तो समझ में नहीं आते। उसको तो एक तय करना होता है कि कोई भी वो जो कमोडिटी है या कोई भी कंजम्पशन की चीज है वो क्या रेट पे खरीद रहा है एंड रेट के ऊपर। अगर 27 की बजाय में 20% का अगर रेट लाया जाए और अगर वो देखता है कंज्यूमर कि जो चीजें वो खरीदता है जो डे टू डे कंजम्पशन में या रेगुलर कंजम्पशन में जो उसको चाहिए होती है, वो अगर देखता है कि वो जो मतलब ये रिफॉर्म लाने के पहले जो पैसा भर रहा था उसके बाद में रिफॉर्म आने के बाद में उसको मतलब कम हो गया है तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। खाली सवाल ये है सरकार जिस ढंग से अपना रेवेन्यू का जो प्लानिंग करती है, अगर उसमें कहीं एक बड़ा सा या तो शॉर्टफॉल या तो एक एक्स्ट्रा कलेक्शन आता है तो उसका एडजस्टमेंट सरकार कर सकती है 6 महीने के अंदर या दूसरे साल के अंदर। बिल्कुल, तो यहाँ पे एंड कंज्यूमर के लिए तो अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री इससे खुश होगी? देखिए, अगर इंडस्ट्री एक समय पे मतलब थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म जैसे CISF वगैरह के जो अलग अलग जो चेम्बर्स होते हैं, जो मंच होते हैं, वहां से इंडस्ट्री ने तो ये जाहिर किया है कि उनके लिए 2 चीजें एकदम इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो ये कि अगर इकोनॉमी को बूस्ट देना है और रेट स्ट्रक्चर हम लोग रैशनलाइज करते हैं तो उसके अंदर मतलब एक जो पूरा प्रोसेस है जहां आप टैक्स पहले पे करते हो फिर उसके बाद में आप उसका वेवर या उसके क्रेडिट को आप यूज करते हो, जो आज के एक्साइज वगैरह और सेल्स टैक्स के अंदर GST के अंदर जो होता है उसको अगर आप मतलब उसमें से निकल कर अगर आप रैशनलाइज करके आसानी से काम करते हो तो इंडस्ट्री के लिए तो एक बिल्कुल वेलकम मूव है, क्योंकि उसमें कन्वीनियंस का जो फैक्टर है वो काफी बढ़ जाता है उसके अंदर। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और कारोबार करने के रास्ते आसान करने की सरकार की कोशिश रंग लाने लगी है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत की पोजीशन महज 1 साल में 12 पायदान ऊपर आ गई है। आखिर कैसे हुआ ये सब बता रहे हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ताजा रैंकिंग ने हम सबको, कारोबारियों को, निवेशकों को खुश होने का एक बड़ा मौका दे दिया है, क्योंकि भारत की रैंकिंग महज 1 साल में ही 12 पायदान ऊपर आ गई है। 2014 में जहां हम 142वें पायदान पर थे वो अब ऊपर चढ़कर 2015 में 130वें पायदान पर आ चुके हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में कारोबार करना ज्यादा आसान होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर 2003 में अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको 51 दिन लगते थे, लेकिन 2015
2015 में आप सिर्फ 20 दिन में आप नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ 2 शहरों में, दिल्ली और मुंबई में ही कारोबार करना ज्यादा आसान हुआ है। छोटे और मझौले शहर में अभी कारोबार के रास्ते काफी ज्यादा मुश्किल है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन जो कारोबार की रैंकिंग सुधरी है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि सरकार ने पिछले कई दिनों से लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के नए नए कदम उठाती रही है। इसका फायदा यहां पर दिखा है। मिसाल के तौर पर अगर आप बिजली कनेक्शन लेने जाते हैं तो बिजली कनेक्शन लेना एक बहुत ही झंझट भरा काम रहता था। पहले इसकी जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया की रैंकिंग देखें तो 2014 में हम 99 रैंकिंग पर थे। अब जो है इस साल इस रैंकिंग में काफी सुधार आया है, 29 अंक का सुधार आया है। हम 70 की रैंकिंग में पहुंच चुके हैं बिजली कनेक्शन को लेकर के। और इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ काफी ठीक ठाक चल रहा है, चुनौतियां भी काफी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर आप कर्ज लेने जाते हैं तो कर्ज लेने की प्रक्रिया अभी भी काफी ज्यादा मुश्किल है, काफी जटिल है। टैक्स भरने जाते हैं या फिर रिफंड लेने जाते हैं तो उसकी भी प्रक्रिया काफी ज्यादा जटिल है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार करते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना भी काफी ज्यादा आसान नहीं है। जो विश्व स्तर के जो नियम कायदे कानून है उससे हम अभी कोसों दूर हैं। अगर आप बिजनेस समेटना चाहते हैं, बिजनेस काफी अच्छा नहीं चल रहा है तो बिजनेस समेटना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, इस रैंकिंग की रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है। लेकिन उम्मीद यहीं आके खत्म नहीं होती, काफी ज्यादा उम्मीदें अभी बची हुई है, क्योंकि सरकार की लगातार कोशिश है। सरकार जीएसटी को तय समय सीमा पर लागू करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश में जुटी हुई है। बैंकरप्सी लॉ को चालू संसद सत्र में, जो अगला संसद का सत्र है, उसमें पास करने की कोशिश में जुटी हुई है। और ये तमाम कोशिशों में सरकार सफल हो जाती है तो बहुत जल्दी भारत की रैंकिंग और ज्यादा सुधर कर 50 तक पहुंच सकती है। ऐसा मेरा नहीं, सरकार का मानना है। भारत की रैंकिंग में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन ब्रिक्स देशों में भारत सबसे पीछे है और इसमें रूस सबसे आगे 91 नंबर पर है और दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका जो 73वें रैंक पर है, चीन 84वें नंबर पर है और भारत से ऊपर है ब्राजील 116 नंबर पर है और आखिर में है भारत जो रैंकिंग में 130 नंबर पर है। इधर डीआईपीपी सचिव अमिताभ कांत का कहना है कि देश में अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। उनका कहना है कि उनका लक्ष्य टॉप 50 में आने का है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक साहू ने। कुल मिला के अंडर 50 का टारगेट है, काफी एग्रेसिव टारगेट है, मांग के चले हैं। क्या कुछ करने की और जरूरत है? किन स्टैंडर्ड्स, किन पैरामीटर्स पर और यहाँ पर थ्रस्ट एरियाज यहाँ पर देने की जरूरत है ताकि रैंकिंग जो है और इंप्रूव हो सके? और ओवरऑल जिस तरह से स्टेट्स का भी आपने रैंकिंग स्टार्ट किया है, क्या कुछ और यहाँ पर ग्रे एरियाज? देखिए, 2 चीजें हैं। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्टडी है ये केवल मुंबई और दिल्ली को लेती है। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, वर्ल्ड बैंक के लिए नहीं, इंडिया के लिए। एक दूसरी चीज कि हमें मुंबई दिल्ली में नहीं, केवल सारे स्टेट्स को इम्प्रूव करना है। इसलिए हमने एक सेपरेट चैलेंज स्टेट्स को भी दिया था जिसपे हमने उनको इवैल्यूएट किया था और ये हम इस साल भी करेंगे। पर हमें इम्प्रूव करने के लिए कई इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जरूरी थे, जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो कि अप्रूव हो चुका है, जिसको हमें ऑपरेशनल करना है। हमें कोर्ट्स, कमर्शियल कोर्ट्स बनाने जाना जरूरी है जिससे कि इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा इम्प्रूवमेंट हो। हमें अभी आर्बिट्रेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट करने की जरूरी है कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो। और हमें मेरे विचार से बहुत काम करना है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस केवल अभी भी हमें 29 दिन लगते हैं, जिसमें हमें 1 दिन के अंदर करना जरूरी है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद पूरा सब्सक्राइब हुआ इंडिगो का आईपीओ, लेकिन रिटेल निवेशक क्यों है दूर इससे, देखिए आगे। और प्राइवेट बैंकों में भी लगा एनपीए का रोग, पूरी खबर आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। इंडिगो एयरलाइन चलाने वाली कंपनी इंडिग्लोब एविएशन के आईपीओ ने जोरदार टेक ऑफ किया है। कंपनी का आईपीओ 1.5 गुना भरा है और हालांकि रिटेल निवेशकों की तरफ से अभी रिस्पांस सुस्त ही रहा है। रिटेल निवेशकों का हिस्सा आज तक महज 13% तक भरा है और इंडिगो के आईपीओ कल बंद होगा। ये इधर परफ्यूम और फ्लेवर सेक्टर की कंपनी एसएच केलकर का आईपीओ 26% तक भरा है।
और अब बात शेयर बाजार की। बाजार में बिकवाली ही हावी रही। बैंकिंग शेयरों ने बाजार को तोड़ा। सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा टूटा, वहीं निफ्टी 8,200 के नीचे लुढ़क गया। आज बैंक निफ्टी की जमकर पिटाई हुई। बैंक निफ्टी करीब 2.5% तक टूट गया। एक्सिस बैंक करीब 8% तक फिसल गया। आईसीआईसीआई बैंक भी 4.5% तक टूटा। सरकारी बैंकों में भी दबाव दिखा। बैंकिंग सेक्टर के अलावा फार्मा, पावर शेयर भी गिरकर बंद हुए। आज डाबर, टाटा एलेक्सी, एक्साइड ने अच्छे नतीजे पेश किए। अब बाजार की नजर कल होने वाले एक्सपायरी पर टिकी है। एक्सिस बैंक का शेयर एनपीए संकट की खबरों के बाद 6% टूट गया। दरअसल अब निजी बैंकों में भी एनपीए का खतरा मंडरा रहा है और एक्सिस बैंक ने अपना बड़ा कर्ज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया है। बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर को विस्तार से समझाने के लिए। प्रदीप, सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आखिर एक्सिस बैंक ने कितने में बेचा है ये कर्ज और कौन से ये प्रोजेक्ट्स थे जिनको लोन दिए गए थे? बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि ये जो करीब 1820 करोड़ के 2 पावर प्रोजेक्ट्स थे, इनको पिछले क्वार्टर तक स्टैंडर्ड माना जा रहा था। इस पे कोई प्रोविजन नहीं था। अब बैंक हालांकि ये कह सकता है कि इन्होंने कंटिजेंसी रिजर्व बना रखा था और उससे प्रोविजन किया है, लेकिन कंटिजेंसी रिजर्व का इस्तेमाल आपने अभी जो करना पड़ा वो अपने आप में एक चिंता दिखाता है और बड़ा प्रोविजन है 800-850 करोड़ के आसपास जो इन्होंने कंटिजेंसी रिजर्व से इस लोन के लिए किया है। तो इसमें कुल रिकवरी केवल 100 करोड़ की कैश में हुई है और 500 करोड़ रुपए के आपको बॉन्ड मिले हैं, तो बाकी का पैसा डूब गया समझिए। तो अचानक से इस तरह का जो स्लिपेज आया है वो अपने आप में काफी बड़ी चिंता की बात है। जी, और कॉलेजों में आसमान छूते कट ऑफ की चिंताओं के बीच अलग अलग राज्यों के स्कूल बोर्ड्स की आज बैठक हुई। ये बैठक मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बुलाई थी। केंद्र सरकार ने इसमें सुझाव दिए कि 31 मई तक हर राज्य के शिक्षा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट निकाल दें। इस बैठक में और किन मुद्दों पर चर्चा हुई, जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह के पास, जिसके पास एक्सक्लूसिव जानकारी इस बैठक की डिटेल्स की। रोहन, बताएं। इस बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो ये कि जो कट ऑफ मार्क्स हैं जो बहुत ज्यादा इस साल अचानक से ऊंचे उठ गए हैं, उस पर किस तरह से लगाम उठाई गई। तो इस पर केंद्र ने सभी राज्यों को बोला कि वो जो है वो एक तरह के खुद ही इस बारे में डिसीजन लें कि वो इस इशू को कैसे डील कर सकते हैं। दूसरा जो इशू था वो था डिले की वजह से। बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जहां पे स्कूलों में जो 12वीं के रिजल्ट्स हैं वो देरी से आते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो एलिजिबल होते हुए भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, कईयों का साल बर्बाद हो जाता है। तो केंद्र ने साफ तौर पर सभी राज्य बोर्डों को कहा कि आप 31 मई तक अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर लीजिए ताकि छात्रों को इससे समस्या ना हो। कट ऑफ मार्क पर कोई कंसेंसस नहीं बन पाया क्योंकि जो राज्यों का कहना था कि जो सीबीएसई या आईसीएसई जैसे बोर्ड है वो बहुत ही लिबरल मार्किंग करते हैं, जबकि उनकी मार्किंग बहुत ही सटीक होती है। तो इस बारे में सीबीएसई और आईसीएसई का कहना था कि वो उनकी मार्किंग वो अपने तरीके से करते हैं और वो उसमें बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। तो इस बारे में केंद्र ने पूरी जो गेंद है वो जो है तमाम स्कूल बोर्डों के पाले में डाल दी। उनको कहा कि ये उन्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस तरह से मार्किंग करें। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो है 4 कमेटियां बनाई गई कि किस तरीके से तमाम अलग अलग बोर्ड एक तरह का सामंजस्य बन पाए, एक तरह के क्वेश्चन पेपर, एक तरह का सिलेबस हो पाए। पहली कमेटी इन्होंने एक क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट के लिए बनाई गई है कि तमाम जो बोर्ड है वो एक तरह का क्वेश्चन बनाए। उसके अलावा सिलेबस के लिए, इसके अलावा माल प्रैक्टिसेस रोकने के लिए, नकल पर किस तरह से। शुक्रिया सारे डिटेल्स के लिए रोहन, यहाँ पर एक्सक्लूसिव खबरें लाते हुए। और उम्मीद करते हैं कविता कि आगे जाकर ये जो आसमान छूते कट ऑफ है वो थोड़े से धरती की तरफ आए। बिल्कुल, चलिए इसी नोट पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तीसरे चरण में बिहार में 53% मतदान, बिहार में वोटिंग का पूरा अपडेट इस ब्रेक के बाद। बिहार के चुनावी दंगल में आज तीसरे दौर की वोटिंग खत्म हो गई। इस दौर में 53.32% वोट डाले गए। 6 जिलों के 50 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए कई दिग्गज भी नजर आए। बिहार में अब 1 नवंबर और 5 नवंबर को चौथे और 5वें चरण की वोटिंग होनी है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए क्लीन स्वीप करेगा। वहीं रविशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि 8 नवंबर को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। पहले दोनों फेजेस में बीजेपी के 81 में से केवल 21 सिटिंग थे। उसमें एक बहुत बड़ी लीप हम करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं।
और अपने विरोधियों से अधिक सीट लेंगे। लेकिन ये तीसरा और चौथा फेज है जहां हमारे सिटिंग भी बहुत ज्यादा थे और हमारा ट्रेडिशनल होल्ड रहा है। यहां हम स्वीप करने की स्थिति में हैं। तो पहले 4 दौर के बाद बीजेपी एनडीए को इतनी आगे लीड मिल जाएगी कि हम काफी आगे इसमें बढ़ जाएंगे। और हमारा बिहार की जनता को वादा किया है, 8 नवंबर को 2 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, हम कानून का राज लाएंगे, अपराधियों को जेल में बंद करेंगे, यहां सुशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। दूसरी ओर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी महागठबंधन की जीत का दावा किया है। जिस प्रधानमंत्री को ये ज्ञान नहीं है कि मुस्लिम के आधार पर वोट नहीं होता है, संविधान बोलता है कोई धर्म के नाम पर नहीं हो सकता, ये तो कमलाई चूंकि बैकवर्ड दलित का रिजर्वेशन ये खत्म करना चाहते हैं, ये पकड़ा गए। इसलिए ये मतलब इस तरह का बिलो बेल्ट प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखा इस आदमी को। और यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिल्ली आईआईटी में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग की क्लास नेट न्यूट्रलिटी पर क्या है जकरबर्ग की राय, बताएंगे ब्रेक के बाद। और नेट न्यूट्रलिटी पर फिर बहस हुई तेज, पूरे मुद्दे को डिटेल से हम समझाएंगे। डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के फाउंडर उसामा मंजर हमारे साथ होंगे, बाबा जॉब के फाउंडर वीर कश्यप भी हमारे साथ होंगे। दोनों से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात मार्क जकरबर्ग के टाउन हॉल की। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग आज दिल्ली के आईआईटी छात्रों से रूबरू हुए। खचाखच भरे टाउन हॉल में उन्होंने शिक्षकों और छात्रों के सवालों का खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में अब भी 4 करोड़ लोग इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं और उनकी कोशिश है कि इंटरनेट की बुनियादी सुविधाएं सबको मिले। इसके अलावा उन्होंने नेट न्यूट्रलिटी, internet.org, कैंडी क्रश जैसे सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत फेसबुक के लिए अहम बाजार है। नेट न्यूट्रलिटी के सवाल पर मार्क जकरबर्ग ने साफ कहा है कि सबको फ्री इंटरनेट संभव नहीं है। Internet.org support net neutrality fully, let's say 100%, without any filtering. Yeah, absolutely. The operators all collectively spend, billions, hundreds of billions of dollars on this infrastructure, and you can't just provide the whole internet for free. But what we have figured out is we can do this free basics program. Anyone can kind of offer their services for free, and it will be zero rated through the free basics platform that we have. And that, I think, has been very powerful, and it provides this neutral platform where we're not being a filter on any of the content that goes into that. And I think that that's really important and really good. Internet.org and Facebook 100% support net neutrality. फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जकरबर्ग ने आईआईटी दिल्ली में स्टूडेंट्स के साथ टाउन हॉल मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा की, इस पर हमारे संवाददाता नवेंदु शुक्ला ने बात की सीएनबीसी टीवी 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भाल से। फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जकरबर्ग का टाउन हॉल आईआईटी दिल्ली में खत्म हो गया है। शिरीन जो कि मैनेजिंग एडिटर है सीएनबीसी टीवी 18 की, वो वहां पे अंदर थी। मैम वेलकम। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो मैंने ट्वीट्स देखे, मैं अंदर था नहीं, जो मैंने ट्वीट्स देखे उसमें ऐसा लग रहा है क्या मार्क यहाँ पर आके internet.org को हार्ड सेल करने की कोशिश कर रहे थे? जी, एक प्रकार से आप वो कह सकते हैं, क्योंकि जो काफी सवाल आए थे वो ये लेके आए थे कि इंडिया क्यों उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी, एक्टिव कम्युनिटी का बेस है फेसबुक का, तो उस वजह से इंडिया की एक महत्वपूर्णता है, एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन उसके फिलहाल क्यों मार्क जकरबर्ग इंडिया में है, क्या करना चाहते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ काफी पार्टनरशिप की बात हुई है। मिस्टर मोदी भी जब गए थे वहां पर भी पार्टनरशिप की बात हुई थी। तो किस प्रकार की इम्पोर्टेंस इंडिया को मिलनी चाहिए, और internet.org को लेकर भी चर्चा हुई थी, नेट न्यूट्रलिटी को लेकर भी चर्चा हुई थी। और मैं कहूंगी कि एक डिफेंसिव पोजीशन नहीं ली मार्क जकरबर्ग ने। मार्क जकरबर्ग ने वेरी क्लियरली ये भी कहा कि वो internet.org को विड्रॉ नहीं करेंगे। उन्होंने ये क्लियरली कहा कि इट इज अ प्रोग्राम दैट वर्क्स
इंडिया में अभी शुरू हुआ है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि क्रिटिसिज्म की वजह से या जिस प्रकार का की बातें चल रही थी नेट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल्स को लेके कि internet.org को वो विड्रॉ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी इंडिया में उनका प्लान नहीं है। और फेसबुक के internet.org या फ्री बेसिक्स प्रोग्राम कहिए और नेट न्यूट्रलिटी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के फाउंडर और डायरेक्टर उसामा मंजर और babajobs.com के को फाउंडर और सीईओ वीर कश्यप। स्वागत है आप दोनों का। अब वीर कश्यप जी की babajobs.com internet.org के प्लेटफॉर्म पर मिलती है और उसामा मंजर जी नेट न्यूट्रलिटी के पक्षधार है। तो वीर कश्यप जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि कैसे आप किसी भी लॉजिक के साथ ये जस्टिफाई कर सकते हैं बात कि फ्री बेसिक्स या internet.org जैसी सेवा नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ नहीं है, जब इस सेवा में आप डिसाइड करेंगे कि कौन से साइट सर्फ होंगे या नहीं। हम को डिसाइड नहीं करते कौन से साइट ऑन है कौन से साइट ऑफ है। ये नेट न्यूट्रलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत न्यूआंसेस है एंड सो ये जीरो रेटिंग और ये थ्रॉटलिंग ऑफ नेट थोड़ी डिफरेंट टॉपिक है। एंड हमारा बाबाजॉब का व्यू है कि हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत लोग हैं देश में कि एक्सेस नहीं है एंड ये सेम लोग भी हमारा बाबाजॉब में जॉब चाहिए एंड सो सिर्फ ये लोग सिर्फ एक्सेस है, हमारा साइट मिल सकता है एंड जॉब्स मिल सकता है एंड भी स्मार्ट भी बोलता है एंड कि सब 10 लोग इंटरनेट में होता है कि एक जॉब मिल। बिल्कुल। उसामा मंजर जी से अब मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर, जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है नेट न्यूट्रलिटी का, लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे मान ले जैसे कि मार्क ज़करबर्ग कह रहे हैं कि internet.org आपको फ्री इंटरनेट तो मिल ही रहा है दूर दराज तक पहुंचने के लिए, क्या हम नेट न्यूट्रलिटी की कीमत पर ये इंटरनेट पहुंचाए? क्या आपको ये बात सही लगती है? देखिए, जो मार्क ज़करबर्ग कह रहे हैं कि इंटरनेट मिल रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। वो इंटरनेट नहीं दे रहे हैं, वो internet.org पे कुछ साइट्स दे रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंटरनेट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक इंटरनेट का एक छोटा सा टुकड़ा दे रहे हैं या एक गेट के अंदर घुस के एक छोटी सी चीज को देखने का मौका दे रहे हैं और उसका पैसा वो खुद पे कर रहे हैं किसी और की जगह पे। तो वो एक्सेस के डोमेन में जा रहे हैं जो उनका काम नहीं है और एक्सेस के डोमेन पे जाके कोई नया एक्सेस भी नहीं दे रहे हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि जहां इंटरनेट नहीं है या एक्सेस नहीं है वहां नया एक्सेस दे दिया, नया तार बिछा दिया उन्होंने या नई कनेक्टिविटी दे दी। नहीं, वो जहां कनेक्टिविटी ऑलरेडी है उस कनेक्टिविटी को सब्सिडाइज कर रहे हैं या उसके बदले हम डायरेक्ट पे करें उसके बदले वो दे रहे हैं। तो ये तो कोई भी कर सकता है, कौन सी बड़ी बात है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वायलेशन है। कह रहे हैं इंटरनेट दे रहे हैं लेकिन इंटरनेट को नहीं दे रहे हैं, वो इंटरनेट का टुकड़ा दे रहे हैं। आप पिच देखिए ना, क्योंकि जो उनके विज्ञापन भी हैं और जैसे वीर कश्यप भी कह रहे हैं कि कम से कम जिसके पास इंटरनेट की सेवा लेने के पैसे नहीं उसे कुछ तो मिल रहा है। तो आप ये कहिए ना कि हम इंटरनेट नहीं दे रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं कि आप क्यों कह रहे हैं कि इंटरनेट दे रहे हैं। आप कहिए कि हम आपको आपके कनेक्टिविटी का थोड़ा सा पैसा दे रहे हैं जिससे आप ये एक छोटा सा टुकड़ा देख पाएंगे। ये क्यों कह रहे हैं कि इंटरनेट दे रहे हैं? तो वीर अब सरकार आपको खाना दे, नहीं सरकार आपको दे कि हम आपको पैसे दे रहे हैं तो बोलेगी ना कि एक टाइम के खाने का पैसे दे रहे हैं या 2 टाइम के खाने का दे रहे हैं। ये थोड़ी बोल देगी कि पूरे महीने का दे रहे हैं आपको पैसा या पूरे साल का आपका हम दे रहे हैं। ओके, वीर कश्यप जी, babajobs.com जैसी एक कंपनी है, एक समय पर आपने स्टार्ट किया था। अगर ऐसी सिचुएशन में आप होते जहां पर जिसके पास पैसा है वो एक 0 रेटिंग प्लान पर आ सकता है और जिसके पास नहीं है वो नहीं आ सकता है, तो आपकी कहां से ग्रोथ होती? और क्या ये फेयर है कि जिसको नौकरी चाहिए वो सिर्फ आप ही का साइट देख सके, कोई और साइट नहीं देख सके? नो, ये पहली बार ये ट्रूथ था, पर अभी ये प्लेटफॉर्म चेंज हो गया एंड ये अभी ये नाम इंटरनेट
ये फ्री बेसिक्स बोलते हैं। एंड सो कोई लोग के सम सिमिलर साइड है, जॉब साइड है, सिर्फ ये थोड़े से टेक्निकल काम करते हैं एंड सिर्फ जावा स्क्रिप्ट रिमूव करते हैं, सिर्फ लोकल लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं। हमारा साइड में 8 लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज में, सो सिर्फ ये काम करते हैं एंड लो बैंडविड्थ सब साइड बन सकते हैं। सो हमारा साइड सिर्फ एक साइड 10 और जॉब साइड प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं। अभी बिल्कुल ओपन है, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। ओसामा जी आपसे जी ओसामा जी आपसे इस बात को समझना चाहेंगे कि आपको लगता है कि babajob.com वाकई इतना बड़ा हुआ होता अगर नेट न्यूट्रलिटी नहीं होती? देखिए, नेट न्यूट्रलिटी है, इसीलिए सारे लोगों को एक बराबर चांस मिल रहा है। और हमको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कंटेंट और सर्विसेज जो हैं इंटरनेट के ऊपर वो एक अलग चीज है और इंटरनेट खुद एक अलग चीज है। हम दोनों को जितना ज्यादा मिक्स करेंगे। अभी वीर कश्यप ने समझाई कि फ्री बेसिक्स एक अलग मॉडल है, इस पर मैं आना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिलेक्टेड साइट्स पे जा सकते हैं। कैसे ये अलग है और क्या इस अलग मॉडल से नेट न्यूट्रलिटी की दिक्कत दूर होती है? देखिए, नेट न्यूट्रलिटी का सिंपल फॉर्मूला है, इंटरनेट से छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। इंटरनेट में के लिए जो हम पैसे देते हैं वो एक्सेस का पैसे देते हैं। उसके बाद एक बार हमने वो पैसे दे दिए तो उसके बाद हम कुछ भी देखें वो हमारा राइट है। उसके ऊपर कंट्रोल करना का मतलब है कि एक्सेस को आप कंटेंट एंड सर्विसेज से मतलब ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज द वायलेशन। ओके चलिए, तो ये आप बोलते हैं कि सिर्फ पैसा देते हैं, राइट? सिर्फ पैसा नहीं देते देन ये लोग के इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, कोई लिमिटेशंस कर सकते हैं कि ये वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं करते हैं, बहुत हाई बैंडविड्थ यूज नहीं करते, देन सिर्फ सब लोग सब चीज फ्री कर सकते हैं, देन ये मार्केट नहीं चल सकते है, राइट? सिर्फ सारा इंटरनेट फ्री है देन सारा लोग बिल्कुल क्यों नहीं चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है वीर, बिल्कुल चल सकता है। मैंने एक्सेस के लिए पैसा दिया एंड दैट्स इट। कंटेंट एंड सर्विस वाले मुझे फ्री में दें या उसके लिए चार्ज करें, इट इज देयर राइट टू चार्ज करते हैं। यस, नो, सिर्फ पैसा देते हैं देन बिल्कुल कुछ नहीं रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, बट सिर्फ थोड़े अभी बहुत लोग कंट्री में एक्सेस नहीं है। क्या इसमें बीच का रास्ता है? क्या इसमें बीच का रास्ता है? ये भी एक बड़ा विषय है और यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारा समय समाप्त हुआ है, इसलिए हम ये और विस्तार से बात नहीं कोई भी बीच का रास्ता नहीं है कविता एंड तमन्ना, कोई बीच का रास्ता नहीं है। ये लोग इतना ज्यादा खींच के उधर ट्रेड ऑफ की तरफ ले जा रहे हैं कि बीच का रास्ता ढूंढने पे मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में ग्रामीण फोन कहता है कि एक आप एड देख लो, आपको फ्री इंटरनेट थोड़ी देर के लिए मिल जाएगा, या आप एक वेबसाइट पे चले जाओ, आपको फ्री इंटरनेट मिल जाएगा। प्रोपोजिशन तो क्लियर है ना कि आपको क्या मिल रहा है। तो बहुत सारे फॉर्मूला है। बट they are not violating internet. They are not saying that you cannot access the internet. I mean, they are not saying that when you are accessing the internet, you are getting some part of it. They are not saying that. कोएग्जिस्ट करने वाली बात है। जी चले यहाँ पर हमें समाप्त करना होगा ये पूरा डिस्कशन। ओसामा मंजर और कश्यप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इसमें जुड़ने के लिए। तो जहां आज भारत में नेट न्यूट्रलिटी और इंटरनेट की आजादी पर चर्चा हो रही है, वहीं ऐसी रिपोर्ट आई कि दुनिया भर में ऑनलाइन आजादी में लगातार 5वें साल गिरावट आई है। गैर सरकारी वॉचडॉग फ्रीडम हाउस के एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर के सरकारी विरोध को दबाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का सहारा ले रही है। साथ ही सोशल मीडिया और ब्लॉग पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक जून 2014 में अब तक 65 में से 32 देशों में ऑनलाइन आजादी घटी है। इन देशों में लिबिया, फ्रांस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के देश शामिल हैं। सर्वे में कहा गया है कि दुनिया की करीब 61% आबादी ऐसे देशों में रहती है जहां सरकार की आलोचना पर सेंसरशिप लागू है। और साहित्यकारों के बाद अब फिल्मकारों ने लौटाए अवार्ड, देंगे इसका पूरा अपडेट इस ब्रेक के बाद। और पंजाब पर मेहरबान दिग्गज कंपनियां क्या है पूरी खबर देखिए आगे।
देश के 13 राज्यों में जब्त करीब 82,000 टन दाल को सरकार जल्द ही खुदरा बाजार में उतारेगी। राज्य सरकारें कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने में जुटी हुई है और माना यह जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर जब्त दालों की बिक्री शुरू हो जाएगी। इस मामले पर केंद्र सरकार लगातार राज्यों के संपर्क में है। वहीं पिछले एक हफ्ते के दौरान थोक मार्केट में दाल की कीमतों में करीब 10 से 25% की गिरावट आई है। हालांकि इसके बावजूद रिटेल में इसका ज्यादा असर नहीं दिखा है। अभी भी दिल्ली और मुंबई में अरहर की दाल का भाव 180 रुपए के ऊपर है और देश के दूसरे हिस्सों में भी अरहर की दाल की कीमतों में मुश्किल से 10% की गिरावट आ सकी है। इनकम टैक्स अधिकारियों की हड़ताल अब असर दिखाने लगी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना तो पर्याप्त संख्या में छापेमारी कर पा रहा है और ना ही नए टैक्स असेसीज जोड़ने का लक्ष्य हासिल हो रहा है। जैसे हम और आप त्योहारी सीजन में नए नए ऑफर्स और प्रोडक्ट का इंतजार करते हैं, वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापे मारने की तैयारी करता है, क्योंकि इस दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को छापेमारी में ज्यादा सफलता हाथ लगती है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए इस बार का त्योहारी सीजन अब तक फीका रहा है। इसकी वजह है छापेमारी में शामिल होने वाले 97% अधिकारी और कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना। अभी सर्च एंड सर्वे इनकम टैक्स का जो सबसे बढ़िया जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है टैक्स जो ब्लैक मनी अनअर्थ करने के लिए, उसका ऊपर इफेक्ट आना शुरू कर दिया। सर्च एंड सर्वे हम लोग अभी नहीं कर रहे। खासतौर से काले धन पर स्कीम फेल होने के बाद माना जा रहा था कि छापेमारी तेज होगी, लेकिन इक्के दुक्के छापे के अलावा कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। हड़ताल की वजह से नए टैक्स एसएसी को जोड़ने की मुहिम भी अभी ठंडी पड़ी है, जबकि हर महीने करीब 25 लाख नए एसएसी को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। हड़ताल पर गए इनकम टैक्स अधिकारियों की मांग है कि जल्द से जल्द खाली पड़े पदों को भरा जाए, प्रमोशन के इंतजार में बैठे अधिकारियों का जल्द प्रमोशन किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए। फिलहाल 3 नवंबर को रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ इस मुद्दे पर बातचीत होनी है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। पंजाब में इंडस्ट्री ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का करार किया है और दूसरे प्रोग्रेसिव पंजाब समिट के दौरान ये करार हुआ है। करीब 400 कंपनियों ने पंजाब में निवेश का करार किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने राज्य में 4,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। वहीं पंजाब सरकार ने राज्य में कारोबारियों को हर सहूलियत देने का भरोसा भी दिलाया है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने के मुताबिक राज्य में निवेशकों को फटाफट मंजूरी के सभी उपाय किए गए हैं। 23 departments which are required by law, where every investor has to go through, from pollution to forest to town planning to CLU to electricity department. There are 23 departments from revenue department. Now in Punjab, you do not have to go to any of these 23 departments. The power of 23 departments has given to one man, the CEO of Invest Punjab. Chief Minister said that Punjab competes and all states give everything to every industry. But from my point of view, the consumer in Punjab, the Punjabi, has a big heart, and that is what drives investment. So we are blessed to have Punjabis with a big heart. Get ready to launch Jio. Again, I am happy to share that we had committed an investment of over 2,000 crores. As we speak, by the latest count, we have already invested 3,900 and odd crores of rupees in the state of Punjab. And it didn't took us much time to make the decision that we would make an investment in a world-class integrated food processing park here, and we committed an investment of 700 crores. But after having gone back from here and reflecting on what was said here, we soon came to the conclusion that 700 crores was not enough to make an investment in the food bowl of India. साहित्यकारों के बाद फिल्मकार भी सरकार के विरोध में उतर आए हैं। दिवाकर बैनर्जी, आनंद पटवर्धन समेत देश के 10 बड़े फिल्मकारों ने नेशनल अवार्ड लौटाने का फैसला किया है। फिल्मकार एफटीआई विवाद और हाल की घटनाओं से नाराज हैं। और मुंबई में बनेगी लग्जरी स्काई सिटी। क्या है ओबरॉय रियल्टी का प्लान, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद देखिए देश का पहला विंडोज टीवी।
मुंबई में लग्जरी रेजिडेंशियल सेगमेंट की जाने मानी कंपनी ओबरॉय रियल्टी ने बोरिवली में स्काई सिटी के नाम से नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट 25 एकड़ में होगा और इसमें 60 मंजिल की 10 टावर बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट का औपचारिक लॉन्च 30 अक्टूबर को होगा। ये 3 बेडरूम हॉल अपार्टमेंट्स हैं और इसमें इनपुट कॉस्ट भी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो आपको जो लाइफस्टाइल सिटी में भी नहीं मिलती है, उससे बेहतर लाइफस्टाइल हम आपको बोरीवली में दे रहे हैं। तो जो आप पैसे भर रहे हैं या जो थोड़ा भर रहे हैं ज़्यादा, वो उसका आपको जो बैंग फॉर द बक बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो ये हमारा मानना है। वीडियोकॉन और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर आज देश का पहला विंडोज आधारित एलईडी टीवी लॉन्च किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यूजर्स एक स्क्रीन का उपयोग टीवी और कंप्यूटर दोनों के लिए कर सकेंगे। वीडियोकॉन के इस टीवी में विंडोज 10 दिया गया है। ये टीवी 2 साइज 32 इंच और 40 इंच में पेश किए गए हैं और इनकी कीमत 39,990 रुपए से शुरू होती है। और हीरो मोटो के स्कूटर डुएट ने दक्षिण भारत के बाजारों में भी दस्तक दे दी है। बेंगलुरु में डुएट के एलएक्स मॉडल की शोरूम कीमत 48,400 रखी गई है। वीएक्स ट्रिम की कीमत 49,900 रुपए है। होंडा से अलग होने के बाद हीरो की तरफ से पूरी तरह से अपनी टेक्नोलॉजी से बनाया गया ये पहला स्कूटर है। और इसी के साथ आवाज है 9 में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।